सो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। काफ़ी डर लग रहा होगा आपको, और ये डर लाजमी है क्योंकि बस 2-3 दिन बचे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो थोड़ा टाइम भी है, लेकिन अब इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो आज मैं आपसे 3 वादे कर रहा हूँ, और ये जो 3 वादे हैं ये आपको भी मुझसे करने हैं। पहला वादा, टारगेट गुरुकुल आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो मनी एंड बैंकिंग हो, बिजनेस इन्वायरमेंट हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या अकाउंट्स हो, सभी सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस कराने वाला है। दूसरा वादा, टारगेट गुरुकुल आपके लिए 100 ऐसे एग्जॉस्टिव क्वेश्चन लाने वाला है, जहाँ से हम वादा करते हैं कि मिनिमम जो 100 क्वेश्चन हम कराएंगे वहीं से 40 से 50 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा 26 को, 26 जून को। तीसरा वादा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीके हो या फिर इंग्लिश हो या हिंदी हो, इन टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा 60 क्वेश्चंस। जो मैंने आपसे वादा किया कि हर सब्जेक्ट के मैं 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो टोटल 600 से 700 मैक्सिमम 800 तक क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, और तारीख होगी 25 जून। 25 जून को लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी। हो सकता है कि क्लास दिन में 2 बार हो या फिर 3 बार हो, और उस 25 तारीख की क्लास को सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास आपकी ज़िंदगी का, आपके इंट्रेंस का होने वाला है, क्योंकि उस 25 तारीख की क्लास में ना केवल आप अपने आप को इंट्रेंस के लिए तैयार करेंगे, आप अपने आप को अपने करियर के लिए भी तैयार करेंगे, क्योंकि वो जो 700-800 क्वेश्चन होंगे वो आप आज भी देख रहे होंगे, वो आप कल अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी देखेंगे। अब आपको 3 वादे कौन से करने हैं? जो 3 वादे हमने किए आपसे कि मैं ये पूरा करने वाला हूँ, आपको भी वो 3 वादों को पूरा करना है। मतलब जो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने शिद्दत के साथ, जितनी श्रद्धा के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही शिद्दत और श्रद्धा के साथ आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, और फिर देखिए इंट्रेंस एग्जाम में कौन सी ताकत है, चाहे यूनिवर्सिटी कितना भी हार्ड पेपर बना ले, आपको कौन रोक लेता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे कि कम से कम 100 क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स के डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक हैं आपके एडम स्मिथ। कौन है दोस्तों? एडम स्मिथ। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय एडम स्मिथ? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ ने जो पुस्तक लिखा था उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब यहाँ पे जो वेल्थ शब्द है ना, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि वेल्थ डिफिनीशन किसने दिया है? तो वेल्थ डिफिनीशन भी एडम स्मिथ साहब ने ही दिया है। ठीक है, चलिए तो 3 क्वेश्चन एडम स्मिथ से बनेगा। पहला क्वेश्चन कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, दूसरा क्वेश्चन इनकी किताब का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और वेल्थ डिफिनीशन किसने दिया है? एडम स्मिथ। एक और क्वेश्चन कि एडम स्मिथ ने जो किताब लिखी थी, इस किताब को किस सन में लिखा गया था, किस ईयर में लिखा गया था? तो वो ईयर था 1776। याद रखिएगा, 1776 में जो किताब थी इनकी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वो लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो हैं आपके भाई अल्फ्रेड मार्शल साहब। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल साहब की भी एक डिफिनीशन है। कौन सी डिफिनीशन है? वेलफेयर डिफिनीशन। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव कल्याण की परिभाषा अर्थशास्त्र की किसने दी है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। या फिर अन्य शब्दों में पूछा था ह्यूमन काइंड, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, ये भी किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल ने ही कहा है। अच्छा, पेन का साइज थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं जेएम कीन्स। जेएम कीन्स का पूरा नाम क्या है? जॉन मैनार्ड कीन्स। और इनकी भी एक किताब थी। अब एक किताब कब लिखी गई थी? अगला क्वेश्चन, जेएम कीन्स रॉट हिज बुक इन विच ईयर? तो 1936 में इन्होंने किताब लिखी थी, और किताब का नाम था द जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। आपको एक अंदर की बात बताते हैं, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट है, ये 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी इकोनॉमिक्स थे उनका ऐसा मानना था कि इकोनॉमिक्स की स्टडी हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे ही की जानी चाहिए,
लेकिन जब जेएम कीन साहब ने देखा कि अमेरिका के इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डोल गई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। इसीलिए एक नए इकोनॉमिक्स का इजाद हुआ और वो था आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके फादर जेएम कीन्स थे आपके। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जॉन मैनर्ड किन्स? जॉन मैनर्ड किन्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो उसका नाम था द जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने कहा था कि भाई हिंदुस्तान में या फिर किसी भी देश में, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो दुनिया का, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी की जब स्टडी की जाएगी, देन इट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है? तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़ते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई भी पढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पढ़ते हैं। तो सभी के सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? अब जैसे ही नॉट वाला क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो इसमें आपका दिमाग नॉट पे जाता ही नहीं है। तो पहली चीज, इंट्रेंस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका क्वेश्चन रीड करना, और क्वेश्चन रीड करने के बाद सही ऑप्शन पे OMR में टिक करना। अब OMR कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सब्जेक्ट मैटर नहीं है? तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, रेवेन्यू भी पढ़ते हैं, कॉस्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अभी ऊपर ही मैंने बताया, ये स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, GDP के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी के सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई, जो कि मनी एंड बैंकिंग नाम के चैप्टर में पढ़ा जाता है, और मनी सप्लाई मैंने अलग से आपको मनी एंड बैंकिंग में भी पढ़ा रखा है। फिर बैंकिंग, वो भी मनी एंड बैंकिंग का हिस्सा है, ये भी कहाँ आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आता है। फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ते हैं, आखिरी चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम या प्राइस डिटरमाइन करना, ये किसका काम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। क्यों इसको प्राइस थियरी कहते हैं? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से ही हम किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विस का, उसके डिमांड और उसके सप्लाई की मदद से उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। मतलब अगर आपको इनकम की स्टडी करनी हो, इनकम मतलब नेशनल इनकम की स्टडी करनी हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी करनी हो, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? आर्थिक समस्याओं के पीछे कौन सा कारण है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, असीमित मानव आवश्यकताएं, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के विभिन्न उपयोग। तो ये सभी के सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के रीजन्स हैं। अगर हिंदुस्तान में या फिर दुनिया के किसी भी देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल थ्री रीजन्स। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्कैर्सिटी मीन्स less supply and more demand. If there is less supply and more demand, this situation is called scarcity. For example, अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है और हमारी सप्लाई कम है, तो फिर उसको हम स्कैर्सिटी कहेंगे। अच्छा, स्कैर्सिटी डिफिनीशन किसने दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो स्कैर्सिटी डिफिनीशन दिया है लायनल रॉबिन्स ने। किसने दिया? लायनल रॉबिन्स ने दिया स्कैर्सिटी डिफिनीशन। वेलफेयर डिफिनीशन किसने दिया, जल्दी बताइए? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। चलिए, द वर्ड माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम अ, माइक्रो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या नन ऑफ दीज? बताइए, माइक्रो जो शब्द है वो किससे डिराइव हुआ है? पक्का? श्योर?
चलो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो इकोनॉमिक शब्द है ये किस शब्द से डिराइव हुआ है, ग्रीक या लैटिन? ग्रीक। कौन से ग्रीक वर्ड थे? ओइकऊ प्लस नोमिया या नोमोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ड माइक्रोस मीन्स, तो माइक्रोस का मतलब क्या होता है? तो भाई माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो जो शब्द है वो माइक्रोस से डिराइव हुआ है, और माइक्रोस क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। याद रखिएगा, आई फॉर इंडिविजुअल। हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात की जाएगी तो वो इंडिविजुअल की स्टडी करेगा, और जब हम इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं ना तो हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं स्मॉल लेवल पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो शब्द है इट इज़ नॉट अ लैटिन वर्ड। लेट मी रीकरेक्ट कि ये जो माइक्रोस या फिर मैक्रोस शब्द है ये दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। किससे डिराइव हुआ है दोस्तों? ग्रीक वर्ड से। अच्छा, ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? ग्रीस नाम की एक देश है जिसको यूनान कहते हैं, वहीं से ये शब्द आते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो वहाँ से आए हैं। तो अगर मैं माइक्रोस और मैक्रोस की बात करूँ, जो माइक्रो जो शब्द है वो माइक्रो शब्द से डिराइव हुआ है, तो जो माइक्रोस शब्द है MIKROS वो एक ग्रीक वर्ड है, और मैक्रोस MAKROS वो भी एक ग्रीक वर्ड है। जबकि इकोनॉमिक्स भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ओइकऊ प्लस नोमिया। अच्छा, ओइकऊ प्लस नोमिया में ओइकऊ का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। नोमिया का मतलब क्या होता है? रूल या मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट हाउस होल्ड करते हैं अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू लिटरल मीनिंग। अगला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, ये हो गया ना, वर्ड माइक्रोस मीन्स, ये नहीं हुआ था ना। तो माइक्रोस का मतलब होता है, माइक्रोस नहीं होगा ना, मैक्रोस होगा। अच्छा, ऊपर था क्या माइक्रो? नहीं, हाँ, ये मैक्रोस होना चाहिए। यहाँ पे माइक्रोस नहीं मैक्रोस होना चाहिए। और मैक्रोस में जो ए आ रहा है ना, इट रिप्रेजेंट एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़े स्तर पे अध्ययन करना इकोनॉमिक्स का। चलिए याद रखिएगा, माइक्रोस और मैक्रोस ये दोनों ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और माइक्रोस का मतलब है स्मॉल, मैक्रोस का मतलब है लार्ज। अगला, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एग्रीगेट लेवल, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, आई फॉर यहाँ पे इंडिविजुअल होगा। अच्छा, इंडिविजुअल यूनिट में आता क्या है? फॉर्म, प्रोडक्शन यूनिट्स, कंज्यूमर, मार्केट। जब हम मार्केट की स्टडी करेंगे, जब हम फॉर्म की स्टडी करेंगे, जब हम कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करना, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है एग्रीगेट लेवल पे। जब भी हम समग्र स्तर पे अध्ययन करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा माना जाता है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच वर्ड। तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है ओइकऊ प्लस नोमिया सब डिराइव हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का एक प्रकार है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जिसको लेजे फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, और इसको हम लेजे फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। कौन कौन सा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो है ही, अनदर नेम में 3 नेम है, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी। इसके पीछे रीजन है, फ्री इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कोई सरकार नहीं है। सरकार कहाँ होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, मिक्स्ड इकोनॉमी में। इसको मार्केट इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मार्केट बिहेवियर पे काम करता है। मार्केट बिहेवियर मतलब डिमांड और सप्लाई पे। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं और उसकी प्राइस भले एक्चुअली 5 रुपये है,
उसकी डिमांड की वजह से आप उसको 10 लाख में बेच रहे हैं। इट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे पूरा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहते हैं और इसको हम गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में होते हैं? यहाँ पे किसके हाथ में होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं। तो अगर पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो आंसर होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। और पैसे के लिए कौन काम करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सरकार का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, हालांकि वो करती नहीं है, लेकिन मकसद तो यही होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी? तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हिंदुस्तान क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? तो भाई इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। तो क्या बनाना में 2 प्रॉब्लम, कैपिटल गुड्स बनाए या कंज्यूमर गुड्स बनाए। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स भी बनाए तो कंज्यूमर में ड्यूरेबल गुड्स बनाए, सेमी ड्यूरेबल गुड्स बनाए या नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाए। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, तो कैसे बनाने में भी 2 प्रॉब्लम, 2 सॉल्यूशन हमारे पास है और उसको सेलेक्ट करना एक प्रॉब्लम है अपने आप में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कि हम ज़्यादा मशीन और कम लेबर का यूज़ करें या ज़्यादा लेबर और कम मशीन का यूज़ करें। अगर हम ज़्यादा लेबर और कम मशीन का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम ज़्यादा मशीन और कम लेबर का यूज़ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। हिंदुस्तान क्या फॉलो करता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चीन क्या फॉलो करता है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अमेरिका क्या फॉलो करता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जापान क्या फॉलो करता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अच्छा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो अमीर है उसके लिए बनाए, जो गरीब है उसके लिए बनाए, या जो मिडिल क्लास का है उसके लिए बनाए। कोई भी सामान आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उसकी कैटेगरी होती है। हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं तो मिडिल क्लास का ही सामान खरीदते हैं। अब कार खरीदने जाना है, अगर तुम जाके ऑल्टो खरीद रहे हो, ह्युंडई का क्रेटा खरीद रहे हो, इनोवा क्रिस्टा खरीद रहे हो, तो क्या हो तुम? मिडिल क्लास। अगर तुम जाके BMW खरीद रहे हो, तुम जाके मर्सिडीज खरीद रहे हो, तुम जाके फॉर्चूनर खरीद रहे हो, तो तुम क्या हो? रिच क्लास। और अगर तुम जाके नैनो खरीद रहे हो तो तुम क्या हो? पुअर। हाँ, गरीब हो, 2-3 लाख रुपया है, मन कर रहा है खरीदने का तो खरीद ले रहे हैं। तो अगर हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सामान बनाएंगे तो 3 कैटेगरीज हो जाएंगे, रिच, पुअर और मिडिल मैन। और अगर हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बनाएंगे तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं, गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मशीन ज़्यादा है लेबर कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल इंटेंसिव। और अगर लेबर ज़्यादा है मशीन कम है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ गुड्स? तो भाई काइंड ऑफ गुड्स में कंज्यूमर गुड्स आता है, कैपिटल गुड्स आता है, ड्यूरेबल गुड्स आता है, सेमी ड्यूरेबल आता है, नॉन ड्यूरेबल आता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करता है। जैसे आपका कपड़ा, आपका बैग, क्या है? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन आपका कपड़ा, आपका बैग अगर मैं खरीद के बेच रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ लेकिन यूज़ करने के लिए नहीं, रीसेल पर्पस के लिए, देन दिस इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है। अब कंज्यूमर गुड भी कितने प्रकार का हो जाएगा? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। जो टिकाऊ है, जैसे कार खरीदा 7, 8, 10 साल, 15 साल तक चलेगा। बाइक खरीदा 10 साल तक चलेगा, ड्यूरेबल गुड्स। साइकिल खरीदा 1, 2 साल, 3 साल तक चलेगा, सेमी ड्यूरेबल। खाने वाला कोई चीज़ खरीदा, समोसा खरीदा, आज चलेगा कल खराब। आज भी मतलब रात को खाओगे तो गर्मी में तो खराब ही हो जाएगा,
तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में जितने भी फूड आइटम्स आते हैं सब के सब यहाँ जाएंगे आपके, जो टिकाऊ नहीं होते, जो खराब हो जाते हैं जल्दी। अगला, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड, किसी भी सामान के अंदर वो क्षमता जिससे वो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। एंड यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यूटिलिटी को हमेशा यूटिल्स में मेजर करते हैं, याद रखिएगा। अगला एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा, एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट इज कॉल्ड, किसी भी सामान के अंदर वो क्षमता जिससे आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। फिर यूटिलिटी किस में मेजर होगा, यूटिल्स में होगा, याद रखिएगा, यूटिलिटी इज ऑलवेज मेजर्ड इन यूटिल्स। अब वहाँ पे एग्जाम में कुछ और दे देगा नंबर, तो कंफ्यूज मत होना, यूटिल अगर दिया तो यूटिल पे ही लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी, याद रखिएगा 3 यूटिलिटीज हैं आपके सिलेबस में, वैसे 2 ही पढ़ाए जाते हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को शॉर्ट में TU कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट में MU कहते हैं। अच्छा, TU को निकालने का फॉर्मूला क्या है, TU को निकालने का फॉर्मूला है समीशन MU, मतलब सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को जोड़ दो तो TU निकल जाएगा। और MU का फॉर्मूला क्या है, TUN माइनस TUN माइनस 1, ये किसका है, MU को निकालने का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। चलिए, द पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट इज कॉल्ड इज, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान खरीदता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड कंज्यूमर। अच्छा, एक ऐसा इंसान हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर या फिर सेलर, ठीक है, या फिर ट्रेडर भी कह सकते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर तो वैसे प्रोडक्शन करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में प्रोड्यूसर, सेलर और एक और बताया मैंने ट्रेडर, ये तीनों सेम ही होते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो प्रोड्यूसर कौन होगा, जो सामान बनाएगा फिर बेचेगा। ट्रेडर कौन होगा, जो सामान खरीद के बेचेगा। सेलर कौन होगा, जो केवल बेचेगा, ठीक, वो सेलर होगा। इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट है कि साइंस है? तो भाई एग्जाम में चाहे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछे, चाहे अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछे, चाहे बुक कीपिंग पूछे, चाहे मैनेजमेंट पूछे, दोनों आर्ट भी हैं साइंस भी है, बहुत पे टिक लगाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या परफेक्ट साइंस है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, इकोनॉमिक्स इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, बस इकोनॉमिक्स इज द कंप्लीट आर्ट। इकोनॉमिक्स कंप्लीट आर्ट जरूर है लेकिन कंप्लीट साइंस नहीं है। इक्विलिब्रियम मीन्स, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। साथ ही साथ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को आप अचीव करते हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब स्टेट ऑफ नो चेंज भी होता है एंड अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दिस। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो क्या होता है भाई? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यही पढ़ते हैं ना कि जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। Who propounded the law of DMU? The most important question, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोनों बार। H.S. गोजन साहब ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, DMU का फुल फॉर्म क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटीज कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे आपके जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, जो आप ऑब्टेन करेंगे, वो घटता हुआ जाएगा। तो किसने दिया था? H.S. गोजन साहब ने दिया था। और H.S. गोजन क्या थे? तो वो जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। क्या थे H.S. गोजन? जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। तो H.S. गोजन वाज अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अप्रोच ऑफ मेजरिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के 2 अप्रोच हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल कहता है कि यूटिलिटी को नंबर में मेजर कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल कहता है कि नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनल क्या कहता है कि कंज्यूमर रैंक डिसाइड कर सकता है कि मुझे इसके ऊपर ये पसंद है। कंज्यूमर प्रेफरेंस डिसाइड कर सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अप्रोच, उसको क्या कहते हैं? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो 2 अप्रोचेस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अच्छा, ये सिंगल कमोडिटी भी तो है। कार्डिनल के अंदर 2 आते हैं, सिंगल कमोडिटी अप्रोच और डुअल कमोडिटी अप्रोच। याद रखिएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोच, कार्डिनल, ऑर्डिनल। अच्छा, कार्डिनल के 2 अप्रोच, सिंगल कमोडिटी अप्रोच, डुअल कमोडिटी अप्रोच। अब आते हैं कार्डिनल दिया किसने है भाई, आगे बात करेंगे। चलिए, अगला है
अगला क्वेश्चन है हु स्टेटेड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, ये कहा गया था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, और दिया किसने था उसको? अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा था कि भाई यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं यूटिल के नंबर्स के टर्म्स में। अब आप बताइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आपने कोई चीज़ को कंज्यूम किया, आपने बर्गर खाया, आपने कॉपी यूज़ किया, आप बैग टांग के आ रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वॉट क्या आप उससे मिलने वाली संतुष्टि को कह सकते हैं कि हमको कुर्सी पे बैठ के 2 किलो संतुष्टि मिला या फिर 2 गो संतुष्टि मिला? इट इज़ वेरी जनरल कि यू कांट मेजर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कर सकते हैं। फिर इनको गलत साबित करने के लिए कोई तो आएगा, हमारे जैसे होशियार आदमी। तो आ गया कौन? हम नहीं थे, जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन, 2 लोग आए पहलवान, और ये कहें कि भाई गलत बात है, यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? रैंक और प्रेफरेंस के बेसिस पे, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। किसने कहा था? जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन साहब ने कहा था। चलिए, ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड इन 1929। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को किसने दिया है? जे.आर. हिक्स, आर.जी.डी. एलन। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया है? वो भी जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का ही दूसरा नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्योंकि ऑर्डिनल में करते क्या है भाई? ऑर्डिनल में ग्राफ बनाते हैं ऐसा कुछ दिखने वाला, और इस पर एक बनाते हैं बजट लाइन, और इसी के ऊपर एक बनाते हैं इनडिफरेंस कर्व। एक नहीं 3 बनाते हैं, और जो इनडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट हो जाता है उसी पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स, आर.जी.डी. एलन। इसका दूसरा नाम क्या है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस का ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। चलिए, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में स्टार्ट हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन किस देश में स्टार्ट हुआ था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ तो अमेरिका में था। वहाँ के स्टॉक मार्केट, वहाँ के तमाम प्रोडक्शन यूनिट्स सबको फ्लॉप कर दिया था, सबको नीचे गिरा दिया था। लेकिन उसकी वजह से केवल अमेरिका में नहीं, पूरे देश में मंदी आई थी, पूरे विश्व में मंदी आई थी, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेट डिप्रेशन, जिसको आर्थिक महामंदी हिंदी में कहा जाता है। इससे बड़ी महामंदी आज तक कभी आई नहीं है। कोविड-19 में भी इतनी बड़ी नहीं आई थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU, व्हेन MU इज डिमिनिशिंग, TU इज। याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नाम ही क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका नाम ही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये लॉ कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता है कि घटता है, भाई घटता है हमेशा। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है तो TU क्या होगा? TU इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। तो इसका आंसर क्या होगा? TU इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। इसका मैंने बाकायदा टेबल वगैरह भी बनवाया था। अगला, व्हेन MU बिकम्स 0, TU। तो भाई MU जब 0 हो जाएगा तो TU अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, और इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? याद रखिएगा, जब MU 0 हो जाए तो TU अपने अधिकतम पे पहुंच जाता है, और इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। सो व्हेन MU इज 0 एंड TU इज एट इट्स मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। एक क्वेश्चन को बार बार बोलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, बट द क्वेश्चंस विल रिमेन सेम। चलिए, व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, 30 यही तो था, हो गया पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव, TU स्टार्ट। तो भाई जब MU नेगेटिव हो जाएगा तो TU घटने लगेगा। 3 चीजें समझनी है। MU हमेशा गिरता है, तो MU जब गिरता है तो TU क्या होगा? TU इंक्रीज तो होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से या डिक्रीजिंग रेट से, पहला चीज। दूसरा, MU जब 0 हो जाएगा तो TU क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। चौथा चीज, MU निगेटिव हो जाएगा तो TU क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा।
और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, mu0 tu मैक्सिमम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। बस यही क्वेश्चन बनेगा इससे, और इससे एक क्वेश्चन पक्का है 100%। अगला क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? अल्फ्रेड मार्शल, जे आर हिक्स, RGD एलन, बॉथ बी एंड सी। क्यों? कार्डिनल तो जे आर हिक्स RGD एलन ने दिया था ना, पक्का श्योर है एकदम, गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? चलिए एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कार्डिनल की जब भी बात की जाएगी तो कार्डिनल का मतलब पहले समझ लो। कार्डिनल का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जिसका मापन संख्याओं में किया जा सकता है, उसी को हम कार्डिनल कहते हैं। और कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था। ऑर्डिनल किसने दिया था? नीचे आ रहा है, जे आर हिक्स और RGD एलन, इन दोनों ने दिया था आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगला क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का दूसरा नाम क्या है? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज आल्सो नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको शॉर्ट में IC एनालिसिस भी कहते हैं, और IC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व। चलिए अब MRS का फुल फॉर्म बताइए। MRS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, याद रखिएगा दोस्तों। अब भाई इकोनॉमिक्स में पढ़ा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप दो कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के लिए अगर दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो मैं डिटेल में यहाँ समझा नहीं सकता हूँ, उसके लिए पूरा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बजट लाइन क्या है भाई? तो भी बताया, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? जल्दी बताओ। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स, और PPC क्या होता है? कॉनकेव। तो इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स शिफ्ट, एंड PPC यानी PPC का फुल फॉर्म बताओ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या बताता है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका दूसरा नाम क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये दोनों इसके नाम हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? कॉनकेव शिफ्ट है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? याद रखिएगा दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी होगा इसका, हाँ एक मिनट। क्यों क्वालिटेटिव कंसेप्ट है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड डिक्रीज होना तय है, लेकिन कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड कम होगा ये नहीं बताता है। ये कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये क्वालिटी बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं बताता है कि कितने से कम होगा या कितने से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा अपोजिट कह लीजिए, इनवर्स कह लीजिए, या निगेटिव कह लीजिए, ये सभी के सभी प्रकार के संबंध लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच में बताता है। एक ही बात है, अपोजिट, इनवर्स या नेगेटिव। ये क्वेश्चन पक्का है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। ये भी क्वेश्चन पक्का है, नेक्स्ट 49 वाला। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड विल। अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसका घटेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट्स डिमांड विल डिक्रीज। अगला, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड विल। तो अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा, इट्स डिमांड विल इंक्रीज। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए। अब 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेता हूँ इकोनॉमिक्स के, और फिर मैं इसको यहीं पॉज कर दे रहा हूँ, एक मिनट। सो स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, और इस ब्रेक के बाद जो बाकी 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। dx इक्वल्स टू f अंडर द ब्रैकेट px pr f y t।
ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? PX, PR, F, Y, T। इनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी कहेंगे। PX का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। PR का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स। फोन बंद करिए आप, उसको क्लोज करिए, यहाँ पे पेपर खुला हुआ है। F फॉर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, Y फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर, T फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए है प्राइस ऑफ कमोडिटी, बिल्कुल होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ये सभी के सभी हो जाएंगे। ये सभी के सभी मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पूछे या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पूछे, तो ये सभी के सभी कारक हैं। वस्तु का मूल्य, उपभोक्ता का टेस्ट, उसका प्रेफरेंस और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, यानी भविष्य में जो प्राइस होने वाला उस कमोडिटी का, उससे भी डिमांड उसका इफेक्ट होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी रिलेटेड गुड्स में आता है और सब्सटीट्यूट गुड्स भी आता है, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई वांट आर कॉल्ड। जो गुड्स साथ में यूज होते हैं किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है? पूरक, जो कमोडिटीज एक दूसरे को पूरा करते हैं। जैसे पेन कॉपी को पूरा करता है, चीनी चाय को पूरा करता है, कार पेट्रोल एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, बिना पेट्रोल के बाइक नहीं चलेगी। सो दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज टुगेदर, ये साथ में यूज किए जाते हैं किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जाम। 55, द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पे उपयोग की जा सकती हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, विस्थापन वस्तुएं कहते हैं। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पेन रिफिल भी आ जाएगा, टी शुगर भी आ जाएगा, कार पेट्रोल भी आ जाएगा, पेन कॉपी भी आ जाएगा। और कोई ऑप्शन याद आ रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल? कोई और एग्जांपल? पैंट शर्ट, बिल्कुल। और शूज सॉक्स नहीं, पेप्सी कोको कोला सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल, अभी नीचे आएगा वो। चलिए, मोबाइल इंटरनेट, हाँ इट कैन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो भाई टी कॉफी, चाय नहीं मिला तो कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं मिला तो चाय पी लेंगे, और पेप्सी नहीं मिला तो कोको कोला पी लेंगे। अच्छा माजा भी आना चाहिए ना, लेकिन फर्जी लोग, पेप्सी एक कंपनी है और कोको कोला एक कंपनी है, ठीक है। पेप्सी कंपनी क्या बनाती है? जितनी भी कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, स्प्राइट, थम्स अप, सब पेप्सी बनाती है। नहीं पेप्सी नहीं, कोका कोला बनाता है। कोको कोला बनाता है? हाँ कोका कोला, स्प्राइट, सही में? माजा भी बनाता है। तो कोक क्या बनाता है फिर? कोक केवल कोको कोला बनाता है? कोका कोला बनाता है, केले का वाटर बनाता है, अच्छा, पेप्सी भी बनाता है, माजा ही बनाता है। चलो एक चीज अगर मतलब किसी को क्लियर नहीं होगा, तो ढक्कन पे लिखा होता है, भले ब्रांड कोई भी हो, स्प्राइट हो, थम्स अप हो या कुछ भी हो, ढक्कन पे ऊपर लिखा होगा ये कोक का है या फिर इसका। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फुल फॉर्म बताइए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म बताइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म बताइए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, डीपी का मतलब होगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी का मतलब होगा नेशनल प्रोडक्ट, जी का मतलब हमेशा होगा ग्रॉस, और एन का मतलब जो पहले आ रहा है उसका मतलब होगा नेट, जो बाद में एनपी आ रहा है उसमें से एन का मतलब नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, और पहले वाले का एन होगा। अब क्या बचा? जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी भी हो गया, और कुछ बचा है? बस ठीक है, इतना ही होगा। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, एक मजे की बात बताएं, देखो अगर टीचर गलत हो तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बता रहा हूँ,
अगर मैं कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत बताता हूँ ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर जाएगी, और अगर मैं उसको क्लियर नहीं किया दोबारा, हो सकता है गलती हो सकती है इंसान से, लेकिन दोबारा अगर मैं उसको क्लियर नहीं किया तो वो गलती ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब मैं क्लास 7 में था ना, तो मेरे एक सर थे, उनका नाम तो याद नहीं, और याद भी है तो मैं बताऊँगा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि भाई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को डिफेम करना, डिफेमेशन का केस कर सकता है वो हमारे ऊपर। तो 7 में सर थे, मोस्ट रेस्पेक्टेड, प्रणाम है सर अगर आप देख रहे होंगे तो उन्होंने बताया था कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसलिए देखो मैंने एक ऑप्शन क्या लिखा है, क्योंकि मुझे वो कहानी याद आ गई, और उसकी वजह से मैं क्लास 10th तक, लिटरली बता रहा हूँ 7 से लेकर 10 तक जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम ही जानता था। जब मैं 11th में आया, इकोनॉमिक्स से रूबरू हुआ, तो वहाँ पे मैंने जीडीपी शब्द सुना और फिर मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझा। तो एक छोटी सी क्वेश्चन का आंसर गलत अगर बताया गया तो हमेशा आपके दिमाग में घर कर जाएगी। इसलिए वाइल सेलेक्टिंग योर टीचर यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर टीचर ऐसा है कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं मैं ही सही हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग आई यूज टू एक्सेप्ट दैट आई मे बी रॉन्ग, यू कैन वेरीफाई, ये सही है, तो गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन सर मानने को ही तैयार नहीं थे हमारे। ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं गया था 10th के बाद मिलने उनसे, 11th में मार्कशीट लेने गया था 10th का, तो सर से बात हुई थी। सर कह रहे नहीं यही होता है, मैं दिखा दूंगा तुमको। सर ठीक है, अच्छी बात है, प्रणाम सर आपको एक बार फिर से। आगे, इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, नहीं काबिल तो कभी नहीं हो सकता है, हाँ? उनसे ज़्यादा काबिल नहीं हो सकता। इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज, तो भाई सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, थोड़ा सा सेंस लगाना अपना। मान लो एक पेप्सी है, अगर कुछ नहीं याद रहे तो सेंस लगाना, और कोको कोला है। मान लो पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है, तो पेप्सी का डिमांड, ऑप्शन क्या है हमारे पास, तो कोको कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो पेप्सी का डिमांड नहीं बढ़ेगा, कोको कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड कि सब्सटीट्यूट गुड्स में जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड इसका, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। केवल इसके प्राइस डिमांड की बात नहीं की जा रही है, सब्सटीट्यूट गुड्स की बात की जा रही है, समझ रहे हो। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोको कोला का प्राइस डिमांड बढ़ जाएगा, समझ में आया। सेम वाइस वर्सा हो सकता है। इसलिए लिखा गया कि सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव होता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा या डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अगला, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज, पूरक वस्तुओं के केस में प्राइस यानी मूल्य और उनके मांग के बीच में संबंध होता है। अब यहां भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कार, पेट्रोल, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड कम होगा। जब कार का डिमांड होगा तो मार्केट में कम कारें आएंगी तो पेट्रोल का डिमांड भी, मतलब कार के प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल का डिमांड कम हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, निगेटिव या इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव। याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में निगेटिव रिलेशनशिप है और सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगला, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल इफ अदर फैक्टर्स, सेट्रस पेरिबस, अभी आएगा नीचे। सेट्रस पेरिबस क्या कहता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब dx को इफेक्ट करने वाले जो 5 फैक्टर्स थे, px, pr, f, y, t, अगर ये चारों फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल प्राइस में चेंज आ रहा है, तभी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। तुम खुद सोचो कि अगर प्राइस में भी चेंज हो रहा है और कंज्यूमर के इनकम में भी चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ गया, कंज्यूमर का इनकम भी बढ़ गया, तो क्या डिमांड पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा जब केवल प्राइस चेंज हो और बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हो। क्या हो, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हो, तो अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इफ दे विल चेंज देन लॉ ऑफ डिमांड शैल नॉट बी एप्लीकेबल। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे सिवाय प्राइस के। अगला,
इन लॉ ऑफ डिमांड सेट्रस पैरिबस मीन्स, तो सेट्रस पैरिबस का मतलब ही क्या होता है? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। क्या होगा इसका? अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में क्या आ रहा है? पी आर, एफ, वाई, टी। पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एफ मतलब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, वाई मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंज इन डिमांड। तो भाई चेंज इन डिमांड दो प्रकार का होता है। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, और एक है चेंज इन डिमांड जिसका दूसरा नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसमें से कौन सा चेंज इन डिमांड का एग्जाम्पल है? तो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व भी होता है और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व भी होता है, और ये दोनों भी दो दो प्रकार का होता है जो हम आगे देखेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मैंने बताया था आपको कि अगर डिमांड में चेंज आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइस ओनली, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इससे होगा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अच्छा, प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? डिक्रीज, लेकिन कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग, याद रखना है। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज, और कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, याद रहेगा। चलिए, अब इसमें बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, बोथ ऑफ दिस। चलिए अगला, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस देयर विल बी। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व भी बढ़ेगा, यानी अपवर्ड मूवमेंट, लेकिन डिमांड घटेगा। क्या? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कर्व ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन डिमांड नीचे की तरफ आएगा। समझ रहे हो ना? ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कर्व तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल फॉल। कमोडिटी की डिमांड गिरेगी, घटेगी। इंक्रीज इन प्राइस की वजह से गधों अपवर्ड मूवमेंट होगा। इंक्रीज इन प्राइस मतलब अपवर्ड मूवमेंट, डिक्रीज इन प्राइस मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, बट इंक्रीज इन प्राइस मतलब डिक्रीज इन डिमांड, यानी डिक्रीज इन प्राइस मतलब इंक्रीज इन डिमांड। एकदम कॉमन चीज समझो, छोड़ देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड तो जानते हो कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। एकदम कॉमन चीज पे आते हैं। अब बस इतना याद आपको रखना है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है तो डाउन अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक, यहां से याद कर सकते हो। बाकी लॉ ऑफ डिमांड वाला तो जानते ही हो। दूसरा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो प्राइस डिक्रीज होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीज होगा अपवर्ड स्लोपिंग। चलिए अगला, इफ देयर इज डिक्रीज इन प्राइस इट विल लीड टू डिक्रीज इन प्राइस, डी से डिक्रीज और डी से डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अगला, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस देयर विल बी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और उसमें भी कौन सा शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, याद रखिएगा। इनकम कंज्यूमर का बढ़ेगा तो कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, और जब कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा, और जब कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा तो फेवरेबल चेंज है डिमांड में, और इससे क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अगला, इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस इट विल कॉज। अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है, कंज्यूमर कल 1 लाख कमाता था अब 50,000 कमा रहा है, तो क्या होगा? डिमांड डिक्रीज होगा, लेकिन वो क्वांटिटी डिमांडेड वाला नहीं, शिफ्ट वाला, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन डिमांड को, और राइटवर्ड शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीज इन डिमांड को। और इसका दूसरा नाम भी क्या है? डिक्रीज इन डिमांड, और इसका दूसरा नाम क्या है? इंक्रीज इन डिमांड। याद रखना, इसका दूसरा नाम है इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन मूवमेंट में क्या होगा? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आया?
भूलना नहीं भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, गला बैठ जाएगा मेरा। मूवमेंट इन डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन, मूवमेंट इन डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस फैक्टर। क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और अदर फैक्टर से क्या होगा? शिफ्ट होगा। समझ में आया? तो प्राइस से होता है मूवमेंट, प्राइस से होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन अदर फैक्टर से क्या होगा? शिफ्ट या चेंज इन डिमांड। अगला, शिफ्ट इन डिमांड कर्व अकर्स ड्यू टू चेंज इन, तो शिफ्ट होगा अदर फैक्टर्स या नॉन प्राइस फैक्टर्स। बोथ ऑफ दीज होगा ना, प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स वो नॉन प्राइस फैक्टर हो जाएंगे, तो उसका हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो भी आप लोग पढ़िए, ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले तो बोर हो नहीं सकते क्योंकि पूरी जान लगा के हम चिल्ला रहे हैं, शायद मेरी आवाज़ भी बैठ जाए, हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए अगला, हम नहीं बैठेंगे, आवाज़ भले बैठ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के पीछे क्या कारण होता है? अगर मांग की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इंक्रीज इन प्राइस भी हो सकता है, डिक्रीज इन प्राइस भी हो सकता है, बोथ ऑफ दिस। अब देखो टेस्ट कर रहे हैं तुमको, इंक्रीज इन प्राइस की वजह से क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। डिक्रीज इन प्राइस की वजह से क्या होगा? अच्छा, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब क्लियर है? याद हो गया? चलिए अगला 100 क्वेश्चन है, सब सॉल्व करवाएंगे। 72, which of the following is a reason for change in demand for a commodity? तो मैंने बताया कि चेंज इन डिमांड, क्या पूछा गया? चेंज इन डिमांड मतलब शिफ्ट इन डिमांड। तो शिफ्ट इन डिमांड ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर, तो पीएक्स को छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, एक और आएगा ना, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, वो दिया नहीं है लेकिन वो भी आएगा। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होगा? अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, नेक्स्ट लेवल का। राइटवर्ड शिफ्ट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़े, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। अब समझो, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। हमारे गुड्स मतलब जो हमारा सब्सटीट्यूट है, हम कोको कोला बेच रहे हैं, वो पेप्सी बेच रहा है, तो पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना। फिर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या कंडीशन था? नेगेटिव रिलेशनशिप, उसका डिमांड, उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये एक पॉइंट्स राइटवर्ड शिफ्ट के, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के सब याद होने चाहिए आपको, बता दे रहा हूँ। अगला, लेफ्टवर्ड शिफ्ट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कुछ नहीं याद करना है, जो पुराना वाला था उसका उल्टा कर लो, वो हो जाएगा आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट का कारण। अगला, डिमांड कर्व इज, तो भाई डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है? बोथ ऑफ दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप्ड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। क्यों क्वांटिटेटिव है? क्योंकि एग्जैक्टली बताता है कि अगर इतना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड घटेगा, अगर इतना प्राइस घटेगा तो कितना डिमांड बढ़ेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्राइस इलास्टिसिटी भी होता है, इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी भी होता है। तो इसके हो जाएंगे तीनों के तीनों, ये इलास्टिसिटी के टाइप है। अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी अंदर का टॉपिक आएगा, देखते हैं वहाँ पे कौन लगा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ये भी पढ़ा रखा है। परसेंटेज मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले मेथड भी होता है, और ग्राफिक मेथड, इसको लाइन मेथड भी कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। चलो अब ये बताओ 79, अब ये बता दो तो जाने। इफ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके लिए कि कुछ नहीं आ रहा है तो चुपचाप डिमांड कर्व बनाओ। देखो कैसे बनेगा डिमांड कर्व, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? क्वांटिटी होगा, यहाँ प्राइस होगा। अब क्या कहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमको पता है एक्स एक्सिस क्या है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है?
किसके समांतर एक रेखा बनाएंगे। अब देखो समांतर रेखा बनाना मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी डिमांड में चेंज हो रहा है, तो हमको नहीं पता है कि डिमांड में चेंज क्यों हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइटली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो हमको नहीं पता है कि डिमांड में क्यों चेंज हो रहा है, ये तो पता है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी डिमांड में चेंज हो रहा है। उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें इनफाइनाइट वैल्यू होती है ईडी की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ईडी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वो भी आएगा अभी। इफ डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो याद रख लो अगर नहीं समझ में आता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इनफाइनाइट, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इन इलास्टिक डिमांड और जीरो वैल्यू होगी। फिर ग्राफ बनाते हैं, रुक जाओ देखते हैं कैसे बनाएंगे ग्राफ। ऐसे एक्स हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, अब यहाँ एक्स यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ प्राइस हो जाएगा। अब क्या कहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल बनाना है, वाई एक्सिस के पैरेलल बना लेते हैं। मतलब क्या है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ चेंज हो रहा है, प्राइस में जितना मर्जी उतना चेंज कर लो, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। इंसान मर गया है, डिमांड मर गया, उसको जितना जगा लो उठेगा ही नहीं वो। मतलब डिमांड की वैल्यू क्या है, जीरो, समझे। इसका क्या हो जाएगा, जीरो। इसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड की वैल्यू इनफाइनाइट और परफेक्टली इन इलास्टिक में डिमांड की वैल्यू जीरो। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक का एक एग्जांपल बताओ। नेसेसिटी गुड्स, दवाई, कोविड-19 में एग्जांपल अक्सर देते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। जितना मन करे उतना प्राइस बढ़ा लो, द डिमांड विल चेंज। विल चेंज? नेवर। डिमांड विल नेवर चेंज, डिमांड विल रिमेन कांस्टेंट। जान बचानी है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, खेत दुआर सब बेच के लगवाएंगे, लगाएंगे। चलिए, तो नेसेसिटी गुड्स के केस में परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होता है और परफेक्टली इलास्टिक का कोई एग्जांपल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई डिमांड होता ही नहीं है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अगला 81, बस थोड़ा दूर और बचे हैं, अभी एक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी डिस्कस करना है ना हम लोग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज, हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब भी वैल्यू लिखेंगे माइनस में लिखते हैं, पढ़ा होगा क्लास 11 में, क्लास 12 में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स, जल्दी बताओ क्या होगा, जीरो। अभी तो बताया कि जितना मर्जी उतना प्राइस में चेंज कर लो, हम चेंज होने वाले नहीं हैं। अगला, इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, भाई यूनिटरी का मतलब ही होता है इक्वल, और इक्वल मतलब तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब चेंज इन डिमांड इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस होता है, मतलब जितना चेंज डिमांड में हुआ है एग्जैक्टली उतना ही चेंज प्राइस में हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोग भूल तो नहीं गए ना, अगर भूल गए तो अच्छा बता दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता क्या भाई, कहता है कि प्राइस में कितना चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज होगा। अगर जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज डिमांड में हो रहा है तो दोनों बराबर, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी की वैल्यू 1। अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है, डिमांड में कम चेंज हो रहा है, लेस इलास्टिक डिमांड, ईडी इज लेस देन 1। अगर प्राइस में कम चेंज हो रहा है, डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस 5 रुपये से बढ़ा और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मोर देन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, ईडी इज मोर देन 1। और अगर डिमांड में मोर देन -1, वही बात है, वो तो अज्यूम्ड है। अगला कि आप डिमांड में चाहे जितना चेंज कर लो, प्राइस विल नॉट चेंज, ईडी की वैल्यू 0, प्राइस डिमांड रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। और अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है फिर भी डिमांड में चेंज हो रहा है, इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट। समझ में आया? बाबू जलेबी वलेबी लाओ यार, कुछ खाया जाए यार, जान निकल रही है आप। हाँ, ऑफलाइन अगर आप भी आएंगे तो जलेबी आपको खिला देंगे। ठीक है, चलिए। इन केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, हाईली इलास्टिक डिमांड के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, मोर देन 1, बता दिया अभी। अगला,
इन केस ऑफ लेस इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1, बता दिया। इफ चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है और प्राइस में कम चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाईली इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में ईडी की वैल्यू कितनी होगी? ईडी की वैल्यू कितनी होगी लेस इलास्टिक डिमांड? लेस देन 1। यहाँ पे कितनी होगी ईडी की वैल्यू? इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक है। याद रखना, भूल जाते हो तुम लोग बार बार। ऑनलाइन वाले मत भूलना, ऑफलाइन वालों से आपकी टक्कर है, देखते हैं कौन टॉप करता है इस बार इंट्रेंस में। चलिए 87, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, अभी बता, इनफाइनाइट होगा। बहुत सही, एक नंबर। चलिए इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी भाई, और क्या होगी? चलो 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्शन कौन है लॉ ऑफ डिमांड का? गिफन गुड्स। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट गिफन। याद रखेंगे, किसने दिया था? रॉबर्ट गिफन ने दिया था। वेबलेन गुड्स, ये भी है एग्जाम्पल इसका। लग्जरियस गुड्स, ये भी एक्सेप्शन है। तो इन सभी पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब क्या है कि इनका प्राइस बढ़ेगा तो इनका डिमांड घटे, ये जरूरी नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? सॉरी, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी। बताइए इसमें से कौन सा अपवाद है मांग के नियम का? फैशन रिलेटेड गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, चेंज इन इनकम, ये सभी के सभी। चलिए बस 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन और 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिमांड? तो 2 प्रकार की डिमांड होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। बहुत ऑफ दीज हो जाएगा इसका। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स, तो भाई लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है, इसीलिए प्रोड्यूसर चाहता है कि ज़्यादा सप्लाई करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले। बहुत ऑफ दिस हो जाएगा। अगला, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस देन सप्लाई विल, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा भाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सप्लाई, प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ेगा, खत्म कहानी। अगला, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस सप्लाई विल डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। अच्छा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए, सप्लाई कर्व क्या होता है भाई? अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिवली स्लोप्ड। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिवली स्लोप्ड। पीपीसी क्या होता है? कॉनकेव शेप्ड। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? कॉन्वेक्स शेप्ड। बजट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। सारे कर्व के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी होता है, पॉजिटिवली स्लोपिंग भी होता है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सप्लाई? इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, दोनों के दोनों होते हैं टाइप ऑफ सप्लाई में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी। ऑल ऑफ दीज होगा। ये सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वो इसमें सब आते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, टेक्नोलॉजी, और भी कुछ हैं जो आएंगे भी, नीचे देखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट कौन है सप्लाई के? नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्राइस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट सप्लाई, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन बताना, अगर प्रोड्यूसर्स की संख्या बढ़ती है तो सप्लाई घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रोड्यूसर के फेवर में होती है सप्लाई बढ़ेगा घटेगा? अगर फेवर में नहीं होती है तो घटेगा। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई घटेगा। जो सामान हमको बनाने के लिए चाहिए, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो हम कम खरीदेंगे तो सप्लाई भी कम कर पाएंगे। चलिए, और अगर उसका प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। चलो, अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है जल्दी बता दो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। चलिए,
लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। लॉ ऑफ सप्लाई है क्वालिटेटिव कंसेप्ट और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? मतलब इलास्टिसिटी होगा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट और लॉ क्या होगा, क्वालिटेटिव कंसेप्ट। लॉ ऑफ सप्लाई बस ये बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, लेकिन ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना सप्लाई बढ़ेगा और कितना प्राइस घटेगा तो कितना सप्लाई घटेगा। इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन का आंसर हो ही गया, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। चलिए और क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं, हमारा नाम है, नाम देख लीजिए, हमारा यही नाम है, ठीक है। चलिए नंबर अरे नंबर कल मैंने दिया था आप लोगों को। भाई इतने मैसेज कर रहे हो यार, रात को 12 बजे मैसेज करते हैं आप लोग। एक तो लड़की रात को 11 बजे कॉल करके पूछ रही है कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। भाई थोड़ा सा कृपा किया करिए, 11 बजे हम आपके लिए मेहनत करके क्वेश्चन बना रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आपका कॉल हमेशा स्वागत है। अब इंट्रेंस में आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आप 1 बजे भी कॉल करेंगे तो मैं उठा लूँगा, क्योंकि मैं रात भर सोने वाला नहीं हूँ, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ और तरह तरह के क्वेश्चंस बना रहा हूँ। नींद आ ही नहीं रही है, आपकी चिंता सताई जा रही है। चलिए दैट्स इट, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए।